अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ रेजिस्टेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ रेजिस्टेंस जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पास पेपर्स में बहुत बार आए हुए हैं और इनमें से एमसीक्यू मस्ट आता है, इसलिए आपने इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। थ्री प्रिंसिपल्स हैं रेजिस्टेंस के: ओवरलोड प्रिंसिपल, सेट प्रिंसिपल, रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ओवरलोड प्रिंसिपल को। ठीक है, तो डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं इन तीनों प्रिंसिपल्स की ना एक बड़े मजे की बात है कि इनके नाम से ही इनकी डेफिनेशन बन जाती है। इनके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि इनकी डेफिनेशन के अंदर क्या आना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ओवरलोड प्रिंसिपल को। बहुत ही ज़्यादा इजी है ये ओवरलोड प्रिंसिपल। ओवरलोड प्रिंसिपल का मतलब ये है अब कि अगर हमने मसल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है तो उसके अंदर हमने क्या करना है, अब रेजिस्टेंस लोड को हमने बढ़ा देना है। ठीक है, ओवरलोड का क्या मतलब है कि इसके अंदर हमने रेजिस्टेंस लोड को बढ़ा देना है। पहले जो मसल्स आदी थे कम काम करने के, उनको अब हमने ओवरलोड करके उनको उनकी रेजिस्टेंस को बढ़ा के उनको हमने आदी बनाना है कि अब वो ज्यादा काम करें। ठीक है, अब जब वो ओवरलोड ज्यादा होगा तो वो रेजिस्टेंस यानी कि ज्यादा होगी, तो वो मसल्स क्या करेंगे, उस रेजिस्टेंस को उतना ही ज्यादा कम करने की कोशिश करेंगे। तो जब वो उसको कम करने की कोशिश करेंगे तो पहले जब आदी थे मसल्स कम काम करने के, कम रेजिस्टेंस को फेस करते थे, तो अब वो ज्यादा रेजिस्टेंस को फेस करेंगे। और ज्यादा रेजिस्टेंस को फेस करने की वजह से क्या होगा कि उनकी मेटाबॉलिक कैपेसिटी बढ़ जाएगी, अब उन्हें ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो ओवरलोड प्रिंसिपल के अंदर यही है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस लोड को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, अब जो इसके अंदर वर्क है, अब मसल्स जो है वो उनका वर्क का जो वर्क लेवल है वो बढ़ जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, मसल्स के अंदर जो मेटाबॉलिक कैपेसिटी है उसकी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ओवरलोड के नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर हमने उसकी जो रेजिस्टेंस लोड है उसको बढ़ा देना है। जब हम इसको रेजिस्टेंस लोड को बढ़ाएंगे तो जो मसल्स पहले आदी थे कम काम करने के, कम उनकी मेटाबॉलिक कैपेसिटी थी, अब वो ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा उनकी मेटाबॉलिक कैपेसिटी होगी इस रेजिस्टेंस लोड को ओवरकम करने के लिए। तो ये ओवरलोड प्रिंसिपल है। तो इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे? ठीक है, इसकी अप्लाइकेशन वही है कि अगर हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करानी है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए रेजिस्टेंस लोड के ऊपर हमारा फोकस होता है। ठीक है, इसके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर लोड के ऊपर हमारा फोकस होता है कि इसके अंदर हमने जो रेजिस्टेंस लोड होता है ना उसको इंक्रीज करना होता है। ठीक है, और जो एंड्योरेंस ट्रेनिंग होती है, अगर हमने अब किसी पेशेंट के अंदर एंड्योरेंस ट्रेनिंग करानी है तो एंड्योरेंस ट्रेनिंग के अंदर हमारा फोकस होता है रेपिटिशंस के ऊपर। तो इसके ऊपर हम किसके ऊपर फोकस करेंगे, नंबर ऑफ रेपिटिशंस के ऊपर। नंबर ऑफ रेपिटिशंस हम इसके अंदर उस पेशेंट के अंदर हमारा फोकस नंबर ऑफ रेपिटिशंस पे होगा, उनको हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, देन आ जाता है सेकंड प्रिंसिपल, आ जाता है सेट प्रिंसिपल। ठीक है, और थोड़ी इसके अंदर हमने प्रिकॉशंस भी देखनी होती है। ओवरलोड प्रिंसिपल के अंदर वो कौन सी प्रिकॉशंस होती है, मतलब कि जो एज पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हमने नहीं करवानी। उसके अलावा अगर कोई भी पैथोलॉजी चल रही है उसके अंदर हमने नहीं करवानी। और अगर टिश्यूज जो हैं, सॉफ्ट टिश्यूज अगर हील हो रहे हैं तो उसके अंदर हमने ओवरलोड प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं करना। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रिंसिपल आ जाता है वो है सेट प्रिंसिपल। अब सेट प्रिंसिपल भी नाम से ही जाहिर है, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक अडॉप्टेशन टू इम्पोज्ड डिमांड प्रिंसिपल, जिसको हम सेट प्रिंसिपल भी कहते हैं। ठीक है, अब सेट प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हमने मसल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है तो मसल्स को किसी स्पेसिफिक एक्सरसाइज का ना आदी बनाना पड़ेगा।
अब स्पेसिफिक एक्सरसाइज का आदी बनाने के लिए क्या होगा कि रेजिस्टेंस लोड जो होगा ना वो भी मैच होना चाहिए एक्सरसाइज प्रोग्राम की। ठीक है, रेजिस्टेंस लोड भी मैच होना चाहिए एक्सरसाइज प्रोग्राम। अब इस बात का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल अगर हमने पावर ट्रेनिंग करानी है, तो मैंने पहले भी जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर भी बताया था कि अगर पावर ट्रेनिंग करानी है किसी भी पेशेंट के अंदर, तो पावर ट्रेनिंग करवाने के लिए क्या करवाना पड़ेगा? पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वर्क ओवर टाइम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम का। अगर हमने पावर को इंक्रीज करना है तो हम उस पेशेंट का वर्क इंक्रीज कर देंगे, और वर्क जितने टाइम के अंदर होना था उस टाइम को हम कम कर देंगे। तो इस वजह से क्या होगा? पावर इंक्रीज हो जाएगी जब वर्क को इंक्रीज करेंगे। तो इसका मतलब यही है कि रेजिस्टेंस लोड मैच एक्सरसाइज प्रोग्राम, यानी कि जो प्रोटोकॉल्स हम उस एक्सरसाइज को अडॉप्ट करने के लिए करेंगे वो मैच होने चाहिए उस एक्सरसाइज प्रोग्राम के। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको सेकंड एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट है उसके अंदर मैंने क्या करवाना है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करानी है, और उसके अंदर मैंने यही प्रिंसिपल अडॉप्ट करना है, क्या नाम है, सेट प्रिंसिपल को फॉलो करना है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर मैं क्या करवाऊंगी? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवानी है, तो इसके अंदर क्या होता है कि मैं इसके अंदर रेजिस्टेंस लोड जो है उसके ऊपर फोकस होता है ना हमारा। रेजिस्टेंस लोड को मैं बढ़ा दूंगी और नंबर ऑफ रेपिटेशंस को कम कर दूंगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो जाएगी उसके अंदर, रेपिटेशंस को कम कर दूंगी। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो जाएगी। और ये सेकंड उसने बताया हुआ है कि जो ये सेड प्रिंसिपल है ना, ये होती है एक्सटेंशन होती है वुल्फ लॉ की। ठीक है, वुल्फ लॉ ने भी यही कहा था कि अगर हम स्ट्रेस जो लोड होता है, ठीक है, स्ट्रेस जो होते हैं उनको अगर या लोड को हम बढ़ा देते हैं तो क्या करती है? आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी क्या करती है? उस लोड को अडॉप्ट कर लेती है। ठीक है, जो भी स्ट्रेस आता है बॉडी के ऊपर या लोड आता है बॉडी के ऊपर, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या कर लेती है बॉडी? इन स्ट्रेसेस के अगेंस्ट अडॉप्टेशन कर लेती है। तो बेसिकली सेड प्रिंसिपल भी यही कहता है कि अगर हमने कोई खास या कोई स्पेसिफिक अडॉप्टेशन लानी है मसल के अंदर, तो हमें मसल को भी आदी बनाना पड़ेगा उस रेजिस्टेंस लोड के। ठीक है, वो रेजिस्टेंस लोड भी मैच होना चाहिए एक्सरसाइज प्रोग्राम के। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सेड प्रिंसिपल। उसके बाद बताया हुआ स्पेसिफिसिटी ऑफ ट्रेनिंग। स्पेसिफिसिटी ऑफ ट्रेनिंग का मतलब यही क्या है कि अगर कोई खास या स्पेसिफिक एक्सरसाइज करानी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस एक्सरसाइज के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्या करवानी है, अगर मैं चाह रही हूँ कि पेशेंट जो है ना वो सीढ़ियाँ चढ़ भी ले और उतर भी ले, ठीक है, तो चढ़ने के लिए मैं क्या करवाऊंगी उसको? ठीक है, अपस्टेयर्स के लिए मैं उसको करवाऊंगी एक्सेंट्रिक ट्रेनिंग करवाऊंगी मैं उसको। ठीक है, ये मैं आगे चल के ना आपको ये बताऊंगी चैप्टर के ना, जब हम ये भी टॉपिक आते हैं सेंट्रिक और एक्सेंट्रिक, तब कंसेंट्रिक वगैरह ना, तो ये मैं आपको आगे वाले जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए उनके अंदर कवर करवाऊंगी। अब स्टेयर्स, और अगर डाउन स्टेयर्स मैं चाह रही हूँ कि वो पेशेंट डाउन स्टेयर्स भी आए, यानी कि सीढ़ियाँ उतर भी ले, तो उसके लिए मैं उसको कंसेंट्रिक ट्रेनिंग करवाऊंगी। तो ये होती है स्पेसिफिसिटी ऑफ ट्रेनिंग होती है। और फॉर एग्जांपल अगर मैंने वही इसके अंदर ये भी एग्जांपल आ जाती है, अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करानी है तो रेजिस्टेंस लोड को बढ़ा दूंगी और नंबर ऑफ रेपिटेशंस को कम कर दूंगी। तो बेसिकली ये उसके अंदर क्या आ जाएगी? उन मसल्स के अंदर स्पेसिफिक अडॉप्टेशन हो जाएगी उस एक्सरसाइज के अगेंस्ट। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग का मतलब यही होता है कि जो ट्रेनिंग के इफेक्ट्स है ना वो ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग, इसके अंदर जो ट्रेनिंग के इफेक्ट्स है ना वो ट्रांसफर हो जाते हैं। अब वो कैसे ट्रांसफर हो जाते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं, ठीक है, इप्सिलेटर अगर मैं एक साइड की लेग की एक्सरसाइज करवा रही हूँ,
ठीक है। तो जो नॉन एक्सरसाइज, जो कॉन्ट्रालेटरल लिम्ब है, जिसके ऊपर मैं एक्सरसाइज नहीं करवा रही, तो उसके अंदर भी वो ट्रेनिंग के इफेक्ट्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवा रही हूँ ना इप्सिलेटरल लेग की, तो क्या होगा कि कॉन्ट्रालेटरल जो लेग है उसके अंदर भी स्ट्रेंथ गेन हो जाएगी। एंड देन आ जाता है, एक सेकेंड एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवा रही हूँ किसी एक पेशेंट के अंदर, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ साथ उस पेशेंट के अंदर क्या होगी, एंड्योरेंस भी डेवलप होगी। ठीक है। लेकिन अगर मैं उस पेशेंट के अंदर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराने की बजाय एंड्योरेंस ट्रेनिंग करवाऊंगी, तो उसके अंदर क्या होगा, स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होगी। तो ये एग्जांपल्स हैं ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग की। उसके बाद थर्ड प्रिंसिपल रह जाता है जो है रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। ठीक है। ये भी नाम से जाहिर है कि जब हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करवाते हैं तो बॉडी जो होती है ना वो अडॉप्ट करती है। ठीक है। बॉडी अडॉप्ट करती है, बॉडी के अंदर क्या आती हैं, अडॉप्टिव चेंजेस आती हैं। और ये जो अडॉप्टिव चेंजेस होती हैं ना, ये थोड़ी देर के लिए होती हैं। ठीक है, ट्रांजिएंट होती हैं, ये थोड़ी देर के लिए होती हैं। ठीक है। और ये रिवर्स हो जाती हैं। ठीक है। ये जो चेंजेस आ रही हैं बॉडी के अंदर, कौन सी चेंजेस अडॉप्टिव आती हैं, यानी कि अगर पावर इंक्रीज हो रही है, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है, एंड्योरेंस डेवलप हो रही है, तो ये जो चेंजेस आ रही होती हैं ना, इनको हम अडॉप्टिव चेंजेस कह रहे हैं। और ये जो चेंजेस होती हैं ना, ये रिवर्सिबल हो सकती हैं। मतलब कि ये थोड़ी देर के लिए होती हैं, ये रिवर्सिबल हो सकती हैं अगर हम इन जो चेंजेस आई हैं इनको हम अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के अंदर ना फॉलो करें, या फिर हम इनको मेंटेनेंस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट ना करें, तो ये जो इफेक्ट्स आ रहे हैं या जो ये अडॉप्टिव चेंजेस आ रही हैं बॉडी के अंदर, ये रिवर्सिबल हो जाएंगी। ठीक है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगी, लॉस हो जाएंगी। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। और डी ट्रेनिंग हम कहते हैं कि जब हम इन जो चेंजेस हैं इनको क्या कर दें, मसल को परफॉर्म ही ना करें। जब हम मसल की कोई भी मसल के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं करवा रहे, मसल की उसको किसी भी एक्सरसाइज के अंदर उसकी कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है मसल की, तो मसल की जब परफॉर्मेंस कम हो जाती है तो ये जो चेंजेस आते हैं अडॉप्टिव, ये भी कम हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। अगर ये 1 वीक और इससे ज़्यादा देर तक अगर हम मसल को क्या नाम है, उसकी कोई भी एक्टिविटी नहीं करवा रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो चेंजेस आते हैं ये लॉस्ट हो जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं डी ट्रेनिंग। आई होप सो कि आज जितने भी मैंने टॉपिक्स कवर करवाए हैं इन सब के कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर इन टॉपिक्स के रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।